सो लेट्स कंटिन्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर के सीरीज ऑफ लेक्चर्स के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आई गेस कुछ 5 लेक्चर्स 5 या 6 है ना 5 आई गेस 5 या 6 लेक्चर्स में हो चुके हैं जिसमें हमने काफी बेसिक्स पे वर्कआउट किया फैराडेज लॉ से लेकर के आगे लेंजेस लॉ थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी ईएमएफ का इंडक्शन किस तरीके से होगा और बहुत सारी उसकी पॉसिबिलिटीज को हम डिस्कस करते हुए मोशनल ईएमएफ पर पहुंचे थे। फिर प्रीवियस जो लेक्चर हमने कंडक्ट किया था उसमें रोटेशनल इफेक्ट के साथ हम मोशनल ईएमएफ को इंटर रिलेट करके अपनी इक्वेशंस को आगे बना रहे थे। तो इस लेक्चर में हम कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे जो भी अब तक हमने राइट फ्रॉम फैराडेज लॉ अब तक जो भी देखा है उस पर रैंडम तरीके के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो मॉड्यूल मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसमें जो भी सीक्वेंशियल क्वेश्चन आ रहे होंगे इन बिटवीन जो हमने छोड़े हैं इधर उधर वो सारे हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आई गेस दिस वुड बी द फर्स्ट लेक्चर फॉर टुडे, sorry, first question for today. So this is the question. Now we have a voltmeter and it is connected parallel to an axle of a train running with a speed of 180 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड पहले मैं मीटर वाले यूनिट में कन्वर्ट कर दूं, 180 है ना इसका। सो स्पीड हो गई अपनी 180 इंटू 5/18, करेक्ट जा रहे हैं, दैट इज 50 मीटर पर सेकंड। नाउ अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये BV, this much, so vertical component is given to us and the distance between the rail is 1 meter, तो ये लेंथ हो गई उसकी, this is L। तो फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? वोल्ट मीटर की रीडिंग वही होगी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बेसिकली हम यहाँ ऐसे इमेजिन करेंगे कि ये दो व्हील्स हैं ट्रेन के, ऐसे ये ट्रैक्स हैं लाइक दिस, और इनके बीच में ये एक्सेल लगा हुआ है लाइक दिस, ये एक्सेल है। अब जब ट्रेन आगे जाएगी तो यहाँ जो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट वो कटेगा, और ऑब्वियस बात है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये कुछ v हो गई है, इसकी जो लेंथ है ये 1 मीटर है, तो कितना इंडक्शन आएगा? तो बिल्कुल सीधा सीधा कैलकुलेशन है, BVL या BLV whatever you say. So we have the magnetic field as 0.2 into 10 to the power minus 4. Velocity is 50 and length is 1. 50 into 0.2 will become equal to 10 power minus 4. That will give us an answer of 10 to the power minus 3 volt. So that is the answer. So but सिर्फ अरेंजमेंट हमको यहाँ पे समझना था कि ये कैसा है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 16, ये सब रैंडमली पिक होंगे, अभी सीक्वेंस में नहीं चलेंगे हम, क्योंकि मैंने अब तक मोशनल ईएमएफ और जनरल कंडीशंस को डिस्कस करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से लिए हैं आपको। सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ कंक्लूडिंग लेक्चर। तो वो सारा डिस्कशन राइट फ्रॉम फैराडेज लॉ जो हमारा चला आ रहा था वो आज आकर के इस लेक्चर पे कंक्लूड हो जाएगा। Now we have a coil of effective area 2 meter square and is rotated so as to cut the magnetic field of induction 7 into 10 to the power minus 5 Weber per meter square. And the coil makes 100 revolutions per second, तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? एरिया गिवन है, बी गिवन है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमको गिवन है, तो इंडक्शन निकालना है, ईएमएफ निकालना है। आई गेस इस सिचुएशन में हमको चलना चाहिए BFA। हालांकि ऐसे सिचुएशन में जहां पे हम लोग रॉड घुमाते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, हाफ V ओमेगा L स्क्वायर,
तो उसको ही मॉडिफाई करके हमने ये वाली इक्वेशन बनाई थी, कल देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में। सो यहाँ पे b का वैल्यू है 7 × 10⁻⁵। फ्रीक्वेंसी हमको डायरेक्ट गिवन है 100 और एरिया है 2, so that will give us 14 × 10⁻⁻3, that will be 14 millivolt, so that goes with option A. आइए एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। Now this is a very important question, मतलब ऐसा है कि इसको पूछा जाना चाहिए एग्जामिनेशन में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इफ यू आर थरो एंड क्लियर इन आवर कंसेप्ट्स तो आप इसको मैनेज कर पाओगे। करंट आई इन एन इंडक्शन कॉइल वेरी विथ टाइम t, ओके, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ शोन इन द फिगर। तो करंट का वेरिएशन टाइम के साथ बताया है, तो ईएमएफ कैसे आएगा ऐसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं एक बेसिक बात आपको बताता हूँ कि जब भी हमने ईएमएफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है विथ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर्टिकुलरली, तो हम लिखते हैं d∅/dt। अब आपको रिकॉल करना चाहिए कि फाई जो होता है ना, ये डिपेंड करता है n a b cos ऑफ थीटा। तो इस फाई को हम, यानी कि फ्लक्स को हम बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस से वेरी करा सकते हैं, एंड वी हैव सॉर्टेड आउट सेवरल न्यूमेरिकल्स ऑन इट। अलग अलग न्यूमेरिकल्स हमने इसमें किए भी हैं। एरिया चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वेरिएशन लेकर के आओ, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का वेरिएशन हम अलग अलग तरीके से ला सकते हैं। करंट को कम या ज्यादा करो एंड सो ऑन। और सबसे इजी और सबसे आसान तरीका होता है कि एंगल चेंज करो। इनफैक्ट हम आगे चल के जनरेटर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहां पे हम एंगल चेंज करके ही काम करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू कि हमारे घरों में या कमर्शियल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इसी प्रिंसिपल से आती है। यही तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं रादर में से, और फिर बाद में इन वायर्स के थ्रू हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एनीवेज, एंगल चेंज करना या एरिया को बदलना या मैग्नेटिक इंडक्शन को बदलना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है हम इसे कैसे कैसे बदल सकते हैं। तो इसका आंसर है बेटा कि हम मोशन करा दें, सेपरेशन करा दें, है ना, डिस्टेंस कम ज्यादा करें। या एक और तरीका भी है, अगर हम जस्ट इमेजिन करो कि मेरे पास एक वायर है, जस्ट इमेजिन करो ये आया और इसके बाजू में मैंने कॉइल रखी है। अगर मैं ये करंट को कांस्टेंट रखूंगा तो क्या इस कॉइल में मुझे ईएमएफ देखने को मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा क्या? करंट को कांस्टेंट रखूंगा, करंट कांस्टेंट रखूं तो यहाँ मुझे इंड्यूस ईएमएफ देखने को मिलेगा? नहीं है ना। जरा माइक ऑफ रखें बेटा प्लीज, किसका माइक ऑन है देखो। सो आई अगेन आस्क दिस क्वेश्चन कि अगर मैं यहाँ करंट को कांस्टेंट रखूं तो क्या यहाँ मुझे इंडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट करंट क्या करेगा, कांस्टेंट बी प्रोड्यूस करेगा, और कांस्टेंट बी की वजह से फाई कांस्टेंट हो जाएगा। फाई कांस्टेंट हो गया तो टाइम रेट में उसका कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। तो पता चला कि इस बी को चेंज करने का एक और तरीका भी है, और वो है करंट को चेंज करना। तो कुछ हद तक अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके यूं लिखूं, करंट चेंज, ठीक है, नेबरिंग कॉइल में या नेबरिंग वायर में करंट का चेंज, प्रोपोर्शनैलिटी लगा रहा हूं, इक्वल नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बाकी सब तो मैंने कांस्टेंट मान लिया ये सारी चीजें। तो करंट का चेंज टाइम के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे, कंसिडर करेंगे, तो वो हमें ईएमएफ बना के देगा। ये बात यहां पे हमको समझ आ गई, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ एक ग्राफ है, और इस ग्राफ में हमें करंट का चेंज टाइम के साथ प्लॉट करके दिया गया है। चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये प्लॉट किया हुआ है। देन वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू गेट एन आंसर कि इसके हिसाब से इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ कैसा बनेगा। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी बात है, यहाँ पे माइनस होता है, ये भूलना नहीं है आपने। बेसिकली यहाँ पे माइनस होता है, करेक्ट है ना? लेंजेस लॉ का कॉन्सिक्वेंस माइनस होता है। अब इस ग्राफ में बच्चों di/dt का मतलब होता है कि इस ग्राफ का स्लोप हो गया।
because I is on the y axis and t is on the x axis. तो di by dt मतलब variable on y axis to variable on x axis, so that makes the slope. ठीक है. Now let me consider three portions of this graph, portion 1 and this portion 2 and this as the portion 3. portion 1 का slope 0 है because that's a straight line parallel to x axis. तो इसका मतलब di by dt 0 है portion 1 में. तो पोर्शन 1 के लिए मुझे कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं मिलेगा, नो इंडक्शन एट ऑल. अच्छा, पोर्शन 2 कैसा है? तो बेटा ध्यान से देखो, तो पोर्शन 2 का जो स्लोप है ना, ये देखो, ये यू बना रहा हूं मैं, यू ग्रेटर देन 90 एंगल बन रहा है यहाँ पे. तो पोर्शन 2 का स्लोप नेगेटिव है ना. इस बात को फील करो बेटा, ये जो चीज है ना, ये स्लोप है ना. तो ऐसे कह सकते हो आप, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप फॉर दिस क्वेश्चन ओनली. हाँ, हमेशा नहीं, इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ. तो पोर्शन 2 का स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इंडक्शन भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव पॉजिटिव कांस्टेंट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए. तो पहले 0 होना चाहिए, बाद में पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए. अब जो पोर्शन 3 है इसका, उसका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है. यस सर. क्योंकि एंगल तो लेस देन 90 है. तो इसका मतलब ये हो गया कि पोर्शन 3 के लिए इंडक्शन बनेगा, ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और वो होना चाहिए नेगेटिव कांस्टेंट, क्योंकि नेगेटिव ऑफ स्लोप. अब स्लोप पॉजिटिव आ गया तो खुद ईएमएफ नेगेटिव आएगा. स्लोप नेगेटिव आ गया जैसे पोर्शन 2 में आ रहा है, तो फिर ईएमएफ पॉजिटिव आ जाएगा बिकॉज इट्स नेगेटिव ऑफ स्लोप. तो अब ये तीन बातें हमको कहां देखने को मिलती हैं कि पहले 0 होना चाहिए, बाद में पॉजिटिव कांस्टेंट ईएमएफ होना चाहिए, और उसके बाद नेगेटिव कांस्टेंट होना चाहिए. बी में देखने को मिल रही है, गलत है यार. बी में खाली पहले 0 देखने को मिल रहा है, उसके बाद नेगेटिव कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, बस. डी से डी भी रॉन्ग है. कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, ये तो बढ़ रहा है बेटा, ये बढ़ रहा है. ये ठीक है, ये 0 हो गया, उसके बाद तो बढ़ रहा है ना. ये बढ़ने की बात कहां चल रही है? कांस्टेंट स्लोप है ना. देख, कांस्टेंट स्लोप, इसका स्लोप कांस्टेंट है. स्लोप समझ ले यार, अभी इतना 12th में आने के बाद ये चीज तो समझ आ जानी चाहिए तेरे को. यस सर. यस. फिर दोहराता हूं, पहले सेगमेंट में 0 आना चाहिए ईएमएफ, दूसरे सेगमेंट में स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है, इसलिए ईएमएफ पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, और तीसरे सेगमेंट में स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसलिए ईएमएफ नेगेटिव कांस्टेंट होना चाहिए. और ये सब हमको सी में देखने को मिलता है. ये देख, पहले 0 था, फिर अचानक से बढ़ा और कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट रहा, फिर अचानक से घटा घटा घटा, और फिर नेगेटिव हो गया और कांस्टेंट रहा. समझे ना बात को? आई होप आप समझ पा रहे हैं. यस. ओके, चलो ठीक है, अच्छी बात. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं. इसी तरीके का थोड़ा ग्राफिकल वेरिएशन पे मैं पूछता हूं. एक कंडक्टिंग रॉड है और फिर हम इसको घुमा रहे हैं किसी प्लेन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली गिवन है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हमको घुमा रहे हैं. तो वो टाइम के साथ ईएमएफ कैसा होगा ये पूछ रहा है. तो बच्चों, ईएमएफ के जरा फॉर्मूले पे जाओ. आप रिकॉल करो. इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर रोटेटिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चीज होती है. अब हमको इसने क्लियरली बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम लेंथ और रॉड भी तो कांस्टेंट है, मतलब पूरा ईएमएफ कांस्टेंट है ना. बात खत्म हो गई. तो टाइम कुछ भी हो जाए, ईएमएफ कांस्टेंट वैल्यू रखेगा. क्लियर? यस. ओके, चलिए ठीक है. हाँ, ये सब अंडरस्टैंडिंग पे है. हाँ, पूरा अंडरस्टैंडिंग पे मामला है ये. आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो फिर आई डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन, क्या समझाऊं फिर मैं आपको. क्लियर हो रही है बात?
यस, आ रहा है ना समझ में? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। अच्छा, किसी को भी ऐसा लगा कि सर इसमें थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो आप बताएं, मुझे बोले, तो हम जो भी दूसरे एंगल से सोच सकते हैं, दूसरा कोई एक्सप्लेनेशन का मैं रेफरेंस बना सकता हूँ, वैसे फिर मैं यूज करके आपको बता दूंगा। बट इफ यू फील लाइक कि यहाँ और ज्यादा मुझे समझना है, या मेरे दिमाग में बैठा ही नहीं है बात, तो फिर आपको बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं इसी अंदाजे में आगे बढ़ूंगा कि आपको समझ आ गया। अच्छा, अब ये तो बिल्कुल ही हल्का फुल्का क्वेश्चन है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कॉइल का एरिया गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर से लेके 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर से, और 3 सेकंड में ये सब काम होता है। तो आपने निकालना है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या है। तो फिलहाल वाली सिचुएशन में हम देखेंगे ई, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। सही जा रहे हैं? या थोड़ा सा फॉर्मूला बता दूं बेटा मैं अभी यहाँ पे। बेसिकली ये हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ क्या क्या आ सकता है, एन ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब जैसे क्वेश्चन में हमको बताया गया एक ही कॉइल है तो एन का कोई रोल नहीं है, एंगल में कोई चेंज नहीं है। बचा एरिया, तो एरिया कांस्टेंट बोला है, तो वेरिएशन सिर्फ डीबी बाई डी आ जाएगा, दैट्स इट। अब बता दो यहाँ कितना एरिया है, 2। कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ भाई, 5 माइनस 2, करेक्ट है ना? 2 5 कितनी देर में हुआ ये, 3 सेकंड में। तो आंसर तो हो गया 2 वोल्ट। कितना आसान क्वेश्चन, राइट? हाँ, एक और देखते हैं। लेट्स टेक वन मोर। एक कंडक्टिंग वायर है, पीक्यू, लेंथ एल है, एक रिंग के डायमीटर पे उसको हमने फिक्स किया है ऐसे, और फिर रिंग को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन दे रहे हैं। तो सारी बात है, ये वायर भी ऐसे इसके साथ यूं घूमेगी, और फिर हमसे ये पूछा गया है कि इस पीक्यू वायर में मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या होगा उस वक्त जब ये पोजीशन अपीयर होती है, और उस वक्त उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है। तो ये पोजीशन टू पोजीशन वेरी करेगा। मतलब अगर यही वायर थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, तो इट विल बी हैविंग सम डिफरेंट आंसर प्रोबेबली, क्योंकि फिर वेलोसिटी का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग तरीके से हमको करना पड़ेगा। तो ये इस इंस्टेंट पर पूछा है, ठीक है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर पीक्यू एट द पोजीशन शोन इन द फिगर, इसी इंस्टेंट पर निकालना है। तो बच्चों, अब सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि ये प्योर रोटेशन कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट जो सरफेस को टच करता है, ये तो रेस्ट पे आता है ना। प्योर रोटेशन पढ़ चुके हैं हम, रोटेशनल डायनेमिक्स चीजें हम कवर कर चुके हैं। और ये अगर यूं घूम रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट के रेफरेंस में निकालना पड़ेगा। अब सेंटर की वेलोसिटी v बताया इसने, तो जारी बात है इसका जो रेडियस है वो l/2 है। तो बाय रूल अगर मैं लिखता हूं v, तो वो हो जाएगा l/2 ओमेगा। सही जा रहे हैं? v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो इस हिसाब से ओमेगा कितना हो गया, v/l। अब अल्टीमेटली बेटा ये रोटेशन ही कर रहा है ना, किसी भी लेवल पर करे, रॉड तो घूमने का ही सेंस बना रही है। अगर रॉड घूमने का सेंस बनाती है तो उसका मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर से लिखा जाएगा। तो अब हाफ ले लें, बी की जगह तो कुछ नहीं करेंगे, बी लिखना पड़ेगा, लेकिन ओमेगा की जगह पे हम लोग लेके आएंगे 2 डिवाइडेड बाई एल इंटू ये हो गया एल स्क्वायर। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रिक्वायर है, जैसे कि ये 2 कट गया, यहाँ से ये एल की एक पावर कट गई। आपने अगर इसे अरेंज किया तो आपने देखा आंसर बीवीएल आ गया, मतलब वही आंसर आया जो आमतौर पर एक रॉड के लिए आता है, इवन दो इट्स अ काइंड ऑफ रोटेशन, बट हियर इट इज द सिचुएशन ऑफ रोलिंग, तब ये आंसर आया है। ओके, बात समझ आ गई? यस, क्लियर हुआ? यस। ओके, अब इसमें देखें, ऐसा एक लूप है, पॉइंट पी से शुरू होता है और पॉइंट क्यू तक आता है, लेकिन ऐसे इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न में घुमाया है।
और फिर ये पूरे लूप को एक वेलोसिटी दे दी है v विथ सर्टेन मैग्नेटिक इंडक्शन जो प्लेन में से इसके लूप के प्लेन में से जा रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कितना ईएमएफ आएगा और कौन सा पॉइंट पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है और कौन सा पॉइंट नेगेटिव एक्सपेक्टेड है। दो इसमें से हमको ऑप्शंस चॉइस करने। तो बड़ा सिंपल है, मैं सबसे पहले तो ऐसा करता हूं ताकि आपको एक रिकॉल आ जाए, एक दिमाग में आपके बात बैठ जाए। समझो ये 2 पॉइंट्स हैं और करस्पॉन्डिंग जो शेप है वो ऐसा है। सोच के देखो बेटा अभी। अब ये पूरी चीज मैं कहता हूं कि v वेलोसिटी से चल रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया आपने। तो बताओ ईएमएफ कैसे निकालेंगे, इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालेंगे। b आ जाएगा, v आ जाएगा, अब बचा l। l कैसे लोगे आप? P और Q के बीच का। तो सिंपल बात है बच्चों, आप P और Q को ज्वाइन करने वाला स्मॉलेस्ट लाइन आप ये लेंथ की तरह इस्तेमाल करोगे। तो यहां वो कितना है? L/2। तो कहानी खत्म हो गई। ईएमएफ क्या हो गया? दैट्स इट, बात खत्म। यस, है ना? यस। हाफ BLB। अब सवाल आता है कि P पॉजिटिव है क्या Q पॉजिटिव है। इसको निकालने के लिए हमको राइट हैंड थंब रूल का, सॉरी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का प्रॉपर्ली यूज करना है। अब जैसे ये इमेजिनेशन करना है कि यहाँ पे एक रॉड है, बस कंसिडर ऐसे करेंगे कि यहाँ पे एक रॉड है। फॉरगेट अबाउट द शेप, ये शेप का कोई लेना देना नहीं है अभी, इसका कोई लेना देना नहीं है। हम जस्ट ऐसे इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे एक रॉड है, जैसे यहाँ पे हम इमेजिन करते आए हैं इससे पहले के एक्सप्लेनेशंस में। आप सोचे बेटा ये जा रहा है आगे ऐसे यूं, ये इसकी लेंथ हो गई और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, ऑफ कोर्स ये अपर एंड यहाँ पे P माना गया और ये Q माना गया। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो एक रेजिस्टेंस यहाँ दिखाएंगे हम, फिर मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ। ये एंड हो गया P और ये एंड हो गया Q। अब आप बताओ करंट कहाँ जाना चाहिए? Q से P। हम इसे इसी तरीके से लेंगे ना, राइट हैंड रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ये वेलोसिटी करंट ऊपर की तरफ, लाइक दिस। इफ वी एक्सपेक्ट द करंट टू मूव अपवर्ड, तो ये यूं दिखाना पड़ेगा ना, लाइक दिस। इसका एक्सपेक्टेड बैटरी सिंबल ऐसे आएगा और ये चला करंट आएगा। तो इस हिसाब से P जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल को मैच हो गया और Q जो है ये नेगेटिव टर्मिनल। तो हायर पोटेंशियल क्या हो गया? P। तो C आएगा ऑप्शन, P इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू Q। समझे बेटा बात? यस। Yes। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा अच्छा है, दिमाग चलाना है इसमें जरा। लेट्स सी। एक वायर है जिसको हमने वी शेप में बेंड किया है। मैं यहाँ इसका डायग्राम पुट अप कर देता हूं पहले। ये वी शेप में हमने इस वायर को बेंड किया है। ये रहा अरेंजमेंट इसका। और फिर मैग्नेटिक फील्ड उस पर परपेंडिकुलर लगा दिया और एक रॉड जो है ना ऐसे ऊपर से छोड़ दिया हमने, और वो वी वेलोसिटी से ऐसे नीचे गिर रही है। मतलब मानो ये जो वी शेप स्ट्रक्चर है ये हम सपोर्ट की तरह देख रहे हैं, ट्रैक की तरह देख रहे हैं, रेल की तरह देख रहे हैं, और ये जो रॉड है ये आड़ा रखा हुआ रॉड, ये ऊपर से छोड़ दिया हमने नीचे। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इफ द वायर हैज नो रेजिस्टेंस, मतलब इसका कोई खुद का रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर इस रॉड में करंट का क्या होगा? रॉड में करंट का क्या होगा? अब आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि रॉड में करंट का क्या होगा? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहां पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडक्शन होगा, क्योंकि बी है, रॉड की लेंथ है और वेलोसिटी है, तो इंडक्शन तो हो जाएगा। तो क्या इंडक्शन होगा? BVL, करेक्ट है, डायरेक्ट। और जब हम करंट की बात करेंगे बेटा, तो करंट कैसे लिखेंगे हम लोग? E डिवाइडेड बाय R, जो भी रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ये जो रॉड है ना, इसकी पूरी लेंथ हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वी शेप फ्रेम है ये वायर से बना हुआ है। मतलब ये खुद कंडक्टिंग है, ऑल्दो इसका रेजिस्टेंस हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये खुद अपने आप में कंडक्टिंग है। अब इसमें अगर करंट आया तो वो करंट ये किनारों वाले एंड्स पे नहीं जाएगा, बल्कि यूं सर्किट में घूमेगा।
करेक्ट है। तो जो रॉड नीचे गिर रहा है उसकी लेंथ सिर्फ यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की चॉइस करनी है आपने। सही जा रहे बेटा? यस और नो? ये बात समझे आप कि जो रॉड नीचे गिर रहा है उसकी लेंथ सिर्फ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है आपने। समझ रहे हैं? यस। शुरुआत में ये रॉड एकदम ऊपर थी होगी यहां पे शुरुआत में, तो आप खुद इसको आइडेंटिफाई करो, इसकी लेंथ ज्यादा थी, ये इतनी लेंथ थी इसकी यहां से लेके यहां तक। अब जब नीचे गिरने लग गया तो लेंथ कम होगी, और नीचे गिरेगा तो और कम होगी, और एकदम यहां पहुंचेगा तो एकदम ही कम हो जाएगी। तो फिर हम फौरन ही अपना ओपिनियन बना लेंगे कि इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस ईएमएफ है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, वो तो डिक्रीज हो जाएगा। ईएमएफ तो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि लेंथ तो डिक्रीज हो रही है। चलो भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक इंडक्शन कांस्टेंट है, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है ये पॉइंट टू पॉइंट, ये तो डिक्रीज हो रही है नीचे आने से। तो ईएमएफ डिक्रीज हो गया। अब ईएमएफ अगर डिक्रीज हो गया तो व्हाट क्लेम वी कैन मेक? करंट डिक्रीज। हाँ, ऐसा हम सोचेंगे बट ऐसा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस का रोल है, करंट के कैलकुलेशन में रेजिस्टेंस का रोल आता है। आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस जब हम लिखते हैं किसी भी वायर का तो वो हम लिखते हैं रो एल बाई ए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब ये चीज यहां फॉर्मूले में मैं पुटअप करता हूं तो आप देखो क्या आएगा, बी वी एल डिवाइडेड बाय रो एल बाई ए, एल कैंसल आउट हो जाएगा, बी वी ए डिवाइडेड बाई रो, सब कुछ कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी कांस्टेंट है, और इसकी रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब करंट कैसा रहेगा? कांस्टेंट। हाँ, लेकिन ईएमएफ जरूर चेंज होगा, ईएमएफ इनफैक्ट डिक्रीज होगा, ईएमएफ जरूर डिक्रीज होगा लेकिन करंट कांस्टेंट रहेगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा, ईएमएफ डिक्रीज हो गया करंट कैसा कांस्टेंट हुआ? बच्चों ईएमएफ डिक्रीज हुआ तो लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हुआ, तो रेशियो कांस्टेंट आ गया। आई होप आप समझ पाए। यस, समझे नहीं समझे? अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ जल्दी बोलो यार, कितना टाइम लगाते तुम लोग। नहीं आया समझ में? आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर। सर वो करंट सर्किट में घूमता। हाँ, तो ये सर्किट में घूमेगा ना करंट, यहाँ घूमेगा, बाहर क्यों जाएगा? देखो इसको यहाँ टच मिला, यहाँ पे भी टच मिला, तो करंट बाहर क्यों जाएगा? अगर समझो आया करंट और यहाँ बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसका यूज क्या है? डेड एंड है। तो उसको सर्किट का कंप्लीशन मिला ना यहाँ पे, ऐसे घूमेगा। ठीक है यस। ना? अब लोग बोलेंगे सर अब तो जब तक रॉड हमने कैलकुलेट करे उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, फिर वो एक सिंबॉलिक, मतलब वो एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं रॉड में कि भाई अगर इसमें ईएमएफ आएगा तो इतना आएगा, फिर बाद में तुम सर्किट कंप्लीट कर लो और देखो कितना करंट का कैलकुलेशन होता है। अब यहाँ पे ये सर्किट अगर मैं कंप्लीट कर दूं, नीचे ये रॉड ऐसे गिर रही है, सर्किट कंप्लीट होगा ना? तो करंट अगर मैं यहाँ बैटरी बना दूं मान लो, तो करंट कहाँ जाएगा? चलो करंट निकला मान लो इधर, तो जाएगा कहाँ? ये आगे की ब्रांच में जाएगा या नीचे जाएगा इधर? ये नीचे वाले नीचे। ऑब्वियस बात है इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ जाके फायदा क्या है उसका? वो तो डेड एंड है। रेजिस्टेंस नहीं है तो सर किसका रेजिस्टेंस नहीं है? वायर का। किसका नहीं है? पढ़ो क्वेश्चन अच्छे से। किसका नहीं है? वायर का नहीं है, जो वी शेप में बनी हुई है उसका रेजिस्टेंस नहीं है, रॉड का नहीं है ऐसे नहीं बोला ना उसने। ये रॉड है और ये वी वायर से बनाए हुए हैं, ये दो अलग चीजें हैं। अरे यूं कर दिया, ये ऐसे गिरा रहा हूं मैं, ये यूं गिरा रहा हूं, दिख रहा है? हाँ, तो ये जो वी है इसका रेजिस्टेंस नहीं है, ये रॉड का तो है। यस सर। समझा? हम्म, ठीक है। अरे हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? यस ये हुआ।
चलो ठीक है, अच्छी बात है। 25 देखो अगला, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल नहीं है, जो भी सारे इधर उधर के बचे हुए क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं। अब एक एयरप्लेन है, 20 मीटर उसका विंग स्प्रेड है, मतलब उसकी जो विंग है वो 20 मीटर का वाइड है लेंथ में। 250 मीटर से वो फ्लाई कर रहा है, साउथ से जाएगा, मतलब साउथ की तरफ जाएगा, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड हैज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 into 10 to the power -5 टेस्ला। एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा निकालो बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। अब मान लो ये अर्थ का एक सरफेस या कह लीजिए एक प्लेटू जो भी है, ये मैं बना रहा हूँ लाइक दिस, ये यूं अर्थ का सरफेस है, ये नॉर्थ है फॉर एग्जांपल, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब यहाँ पे अपना प्लेन फ्लाई कर रहा है, ये ऊपर, लाइक यहाँ पे बना दूं इधर, यूं ये प्लेन फ्लाई कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। ये साउथ की तरफ जा रहा है with certain velocity v and that is given to us is 250 मीटर पर सेकंड। अब देखो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है एक, और एक वर्टिकल बनता है। तो इसके विंग से कौन सा फील्ड कटेगा? वर्टिकल। वर्टिकल कटेगा, एकदम सिंपल बात है, बहुत आसान है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा ना, यस। लेकिन बी एच नहीं आएगा, बी वी आएगा। क्या कहते हो? यस। अब लेकिन हम फंस गए यहाँ पे, हमको तो इसने बी एच दिया है, ये जो गिवन क्वांटिटी है ये तो बी एच की दे दी इसने, लेकिन साथ में अपने को हेल्प भी करा, उसने एंगल ऑफ डिप डेल्टा भी दे दिया उसने। याद है हमने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था ये? हाँ वेरी गुड। tan ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, ये याद है आपको? BV upon BH। यस, बीवी अपॉन बी एच। तो यहाँ पे हमको यूज करना है बीवी एंड दैट विल बिकम इक्वल टू बी एच इंटू tan डेल्टा, बस काम खत्म हो गया। तो बीवी की जगह पे आप लिख लें बी एच tan डेल्टा एल इंटू वी। सो बी एच है 2 into 10 to the power -5, tan डेल्टा नाउ इज tan 60, विंग स्प्रेड जो है पूरा वो 20 है। अब पूरा विंग स्प्रेड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मानना पड़ेगा उसको, जो भी है पूरा विंग स्प्रेड बोल दिया उसने, मतलब पूरे पंख दोनों मिला के। और वेलोसिटी कितनी बताई है उसने? 250। निकाल लो, कैलकुलेट कर लो कितना आता है, बताओ जल्दी से, देखेंगे क्या आता है। बता दो फास्ट। tan 60 कितना होता है? √3। 25 into 2 50, 500 1000 10 0 power -2 √3 into 10 power -2, that's it, करेक्ट है। -1 1 2 250 5000, अरे नहीं, हाँ हाँ -1, सॉरी फॉर दैट, -1। अब तुम √3 का वैल्यू चाहो तो पुट अप कर लो 1.732 और उसको 0.1732 वोल्ट, ये आंसर बोल दो इसका। अब ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, प्लेन ऐसे ही उड़ रहा है, अंदर वोल्टेज आ गया है ना, मजे की बात, बट बहुत कम है। लेकिन उसको भी डिस्चार्ज करते हैं, प्लेन जब आता है नीचे तो उसको भी डिस्चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देते हैं, उसको भी डिस्चार्ज करते हैं। उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसकी फ्लाइंग लाइंस होती हैं, तो वो सब मैनेज करके ही सब कुछ होता है। अच्छा ये जरा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब इसमें जरा ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक स्क्वायर वायर है, लेंथ एल है। अब स्क्वायर वायर के टेंशन में मत जाओ, वायर है ऐसे समझो, लेंथ एल है उसका, तो ये वाला वायर है वो, मास m है, रेजिस्टेंस r है, स्लाइड कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन डाउन द पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स। तो ये फ्रेम है, इसके ऊपर ये वायर को ऐसा नीचे स्लोप में स्लाइड करा रहे हैं, समझी बात?
अब the rails are connected to each other at the bottom by the resistance-less rail parallel to the wire, so that the wire and rail forms a closed rectangular loop. मतलब ये सब ऐसा पूरा एक rectangular loop बनता है. The plane of the rail makes an angle theta with the horizontal and uniform vertical field of magnetic induction B exists through it. Now the wire requires a steady state velocity. Acquires आना चाहिए, हाँ, wire acquires a steady state velocity. तो वो वेलोसिटी प्रूफ करो बोल रहा है कि इतनी है. अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री कह लीजिए, थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलेशन यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा, और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट उसके कुछ फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, फोर्स के, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसके भी फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे. अब मैं इसमें कुछ बेसिक बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूं. सबसे पहले देखो, इसकी वेलोसिटी ये v है, ये ऐसे नीचे उतर रहा है, ठीक है. तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि वायर का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं, बस क्रॉस सेक्शन दिखा वायर का, ये एंड, ताकि समझ में आए तुमको. यहाँ डायग्राम बनाऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, इसलिए ऐसे दिखा रहा हूं. ये यूं आगे ऐसी वायर होगी, ये यूं आगे और ऐसे नीचे उतर रही होगी. ये अगर आप समझना ही चाहते हो तो ये यूं है वायर, और ये यूं नीचे उतर रही है. ठीक हो रही है बात? यस. यस. ओके. तो अब क्या करते हैं, इसके खाली क्रॉस सेक्शन से काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं. खाली क्रॉस सेक्शन लिया मैंने, ये तो ये मैंने क्रॉस सेक्शन लिया. अब सिंपल बात है बेटा, जो वायर की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन की होगी, ऐसी समझ लो बात को. मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वर्टिकल लगा है ऐसे, बी. क्लियर है? देखो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल लगा है. अब ये फील्ड का वेक्टर उठा के इधर निकालूंगा तो वर्टिकली आ जाएगा ना ऐसे. सही है? फटाफट आंसर हाँ ना बोलते जाओ. Yes. यस. अब V तो आ गया, B भी आ गया. अच्छा ये बात देखो, ये वायर की जो भी लेंथ है ना, उसको V परपेंडिकुलर है, वो तो टेंशन खत्म हो गया अपना, वो टेंशन तो खत्म हो गया. लेकिन B परपेंडिकुलर नहीं है उसको. दिख रहा है क्या? B V आपस में परपेंडिकुलर नहीं है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, B के कंपोनेंट स्प्लिट करेंगे. तो लेट मी स्प्लिट वन ऑफ द कंपोनेंट हियर, ताकि मैं V और ये B के कंपोनेंट को पैरेलल कर सकूं, और दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा. अब जो इधर जाएगा वो तो वैसे हमारे कुछ काम का नहीं है, इधर वाला काम का नहीं है. अच्छा ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये इधर थीटा है, तो देखो ये ऐसे, ये भी थीटा होगा. समझा? इधर दिख रहा है? क्योंकि ये Yes. जो कंपोनेंट मैं बना रहा हूं ये पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर है. वायर के ऊपर आ रहा है मतलब प्लेन को ही परपेंडिकुलर आ रहा है ना. अब प्लेन लिटा दो नीचे, प्लेन ऐसा जमीन पे लिटा दो, तो ये इसको मैच करेगा. क्या कहते हो? यस. मतलब ये कंपोनेंट क्या हो गया, Because और हमारे काम का यही है. अब क्या हमारे पास वो सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हो गई, लेंथ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर. yes. तो पहली बात तो हमें यहाँ पे ये समझनी है कि यहाँ पे एक इंडक्शन होगा, और वो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम लोग लिख पाएंगे b cos थीटा इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ l. आई होप आप बात समझ पाए. Yes. अब इस हिसाब से सोचो, तो इसमें करंट फ्लो करेगा जो लिखा जाएगा E बाई आर. सो फाइनली हम एक करंट की कंक्लूडिंग वैल्यू पर पहुंचेंगे, जिसे हम लिख सकते हैं बी वी एल, और ये cos थीटा मैं एंड में ले लेता हूं, डिवाइडेड बाई आर. करंट अपना, राइट? Yes. अब मैं तुमसे ये समझना चाहता हूं कि करंट जाएगा किधर से, किधर जाएगा करंट? मतलब ये दोनों एंड्स के हिसाब से करंट किधर जाएगा, इस तरफ आएगा या वहां पीछे की तरफ जाएगा? तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओ. सॉरी, राइट हैंड थंब रूल नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओ. तो बी इंडेक्स फिंगर से, वी थंब से,
करंट यूं दिखा। सो बिंदास हम लोग बोल सकते हैं करंट ऐसे चलेगा, ये हो गया करंट। सोच के देखो, ये यूं बी यस परपेंडिकुलर लेवल पर, वी के साथ बी परपेंडिकुलर आ रहा है, गौर करना, बी इन द सेंस बी कॉस थीटा। अब अगली बात ये है कि ये वायर अब कोई ऑर्डिनरी वायर नहीं है, अब ये एक वायर ऐसी बन गई जो करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। सोचो बेटा, now this becomes a current carrying wire and it's being kept in the magnetic field. करंट कैरिंग वायर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, इमेजिन करो। तो वापस से मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं, ये क्रॉस सेक्शन आ गया इसका, ये क्रॉस सेक्शन आया, ठीक है। करंट कैरिंग वायर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, बताओ फोर्स कहां जाएगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो बेटा आप इसके लिए ये भी काफी हो जाएगा, इसको कुछ परपेंडिकुलर करने की जरूरत नहीं है, ये भी हो गया, ये ओरिजिनल बी से ही काम चल जाएगा अपना। फिर तुम बोलेंगे सर यहां क्यों परपेंडिकुलर करा? बेटा यहां इसलिए करा क्योंकि मेरे को वेलोसिटी के साथ उसको परपेंडिकुलर करना था ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। यहां कोई जरूरत नहीं है, जो भी है उसी का इस्तेमाल करो। अब वायर में करंट जा रहा है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फोर्स देखो, फोर्स चेक करो, आप देखोगे कि ये फोर्स इधर आएगा, करंट बाहर आ रहा है इसमें। सोचो भाई, यस फोर्स हम लोग लिख पाएंगे IBL, समझो बात को, ठीक हो रही है बात 100%? यस तो IBL फोर्स आ गया। अब मैं वापस से इसका डायग्राम बनाता हूँ, क्रॉस सेक्शन ही बनाता हूँ, ये मैंने तीसरी बार बनाना है इसका क्रॉस सेक्शन। अभी ये क्रॉस सेक्शन है वायर का, क्रॉस सेक्शन से जल्दी समझ में आएगा इसलिए। बेटा इसका वेट किधर एक्ट कर रहा है? वेट वेट नीचे, mg। अरे भाई इस वायर का वेट ऐसे नीचे ही जाएगा ना, mg। यस यस इस तरफ अपना फोर्स था, ये इधर, ये तो फिलहाल कुछ काम का नहीं है, लेकिन इसका एक कंपोनेंट यूं ऐसे पीछे निकालता हूं मैं, अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन। फोर्स तो ऐसे सीधे निकला, फोर्स ऐसे आएगा ना वायर पे, लाइक दिस, यूं आएगा वायर पे, नहीं नहीं यूं नहीं, इधर इधर पीछे ऐसा सीधा आएगा फोर्स। तो उसका कंपोनेंट अलोंग द प्लेन निकाला मैंने, तो थीटा एंगल बनेगा। देख फोर्स ऐसे आया था इस पे, उसको अलोंग द प्लेन निकालेंगे तो यहाँ थीटा बनेगा। यस हाँ तो ये एफ था इधर, ये थीटा हो गया, तो यहाँ क्या कंपोनेंट हुआ? कॉस आप सोच समझ के केयरफुली बताना, ये क्या है? वी गलत, mg के हिसाब से mg cos गलत, तो 50 बार करी है न्यूटन लॉज में। अरे भाई मेरे, ये ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ब्लॉक है, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये थीटा, ये क्या बनता है? आता ही नहीं आता है ये, तेरे को समझ में आया नहीं आया ये? अरे सही है गलत है? सही है। अभी कौन बोलेगा यार, वो मैं इंतजार करते बैठूं क्या? ठीक है, क्लियर हुआ गर्ल्स? mg sin थीटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस आप ये बोल रहे हैं कि वायर स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लेती है वेलोसिटी की, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। जब इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो वो स्टेडी स्टेट वैल्यू से नीचे गिरेगा। अगर इसमें ये फोर्स नहीं है तो mg sin थीटा नीचे पुल करता है, एक्सेलरेटेड कंडीशन है ना। तो स्टेडी स्टेट गिरने का मतलब क्या है? सारा फोर्स खत्म हो जाना चाहिए।
कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब क्या है? नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन का मतलब टोटल फोर्स शुड बी कैंसल्ड आउट। इफ इट इज कैंसलिंग आउट मींस व्हाट? मींस व्हाट? F cos theta equal mg sir. एफ का वैल्यू क्या है? ILB. यस। आई का वैल्यू क्या है? निकाला है हमने, ये आई का वैल्यू है BVL cos थीटा डिवाइडेड बाय R, ये आई का वैल्यू है। फिर ये वापस से BL अगेन cos थीटा, दैट विल बी mg sin थीटा। अब इस पूरी इक्वेशन को रीअरेंज करो, ये जो तुमको चाहिए मिल जाता है यहाँ पे। देखो, तो V इज इक्वल टू mg r sin थीटा डिवाइडेड बाय B इंटू B, B का स्क्वायर L इंटू L का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा। तो ये प्रूव करना था कि भाई इतनी इसकी स्टेडी स्टेट वेलोसिटी पॉसिबल है, तो वो प्रूव कर दिया हमने। अब 2-3 स्टेप में हमने काम किया। पहली स्टेप में जो है ना, हमने कितना इंडक्शन होगा ईएमएफ का और कितना करंट आएगा निकाला। दूसरी स्टेप में हमने देखा कि भाई ये करंट कैरिंग वायर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे फोर्स आ जाएगा। तीसरी स्टेप में हमने न्यूटन्स लॉज का इस्तेमाल किया, मतलब सिंपल, और उसकी जो जनरल डायनेमिक्स है मोशन की, फोर्सेस को बैलेंस करना और कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करना, उसकी हेल्प से हमने ये फाइनल कर लिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डायरेक्शनल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि कौन सा फोर्स या कौन सी वेलोसिटी या कौन सी चीज का डायरेक्शन, किसी भी चीज, चाहे वो मैग्नेटिक इंडक्शन हो या कुछ भी, वो कैसी हालत में लग रहा है, इसको एक विजुअलाइजेशन जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। अब मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगा, यकीन माने मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, आपको mg sin थीटा नहीं आया बोलने। ये यार एक ऐसी चीज है, ये तो मतलब बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन का फंडामेंटल एस्पेक्ट है ये। अलोंग द प्लेन mg sin थीटा होता है, हम जानते हैं, और परपेंडिकुलर द प्लेन mg cos थीटा होता है अगर हम यूज करेंगे तो। समझे नहीं समझे? वैसे इसकी जरूरत नहीं थी फिलहाल, राइट? क्लियर हो गई बात? यस। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी 2-3 कंसेप्ट इन्वॉल्व है। एक तो ये कि जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आपने बात करनी है, और दूसरा ये कि इसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड भी कुछ कंसेप्ट्स यूज कर सकते हैं, करते हैं इनफैक्ट। तो ये एक अरेंजमेंट हमको गिवन है। पैरेलल रेल्स हैं ये ऐसे, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब ये जो ट्रैक है इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ये 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, यहां से लेके यहां तक पूरा 10 सेंटीमीटर है। कनेक्टेड बाय अ 5 ओम रेजिस्टेंस, तो ये बीच में 5 ओम रेजिस्टेंस है। फिर दो मेटल के रॉड हैं, ये एक और ये एक। अब इन रॉड का रेजिस्टेंस है, तुम यहां कंफ्यूज करते, जैसे तुम लास्ट टाइम बोले सर रेजिस्टेंस नहीं है। क्वेश्चन अच्छा पढ़ो ना। रेजिस्टेंस फ्रेम का नहीं है, ये रॉड का है। अब इसका 10 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 15 ओम रेजिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है 0.01 टेस्ला का, जैसे गिवन है यहाँ पे। और दोनों को एक एक वेलोसिटी से हमने मूव कराया, एक 8 मीटर पर सेकंड से, दूसरा 4 मीटर पर सेकंड से। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि करंट कितना जाएगा यहाँ पे। तगड़ा सवाल है, एकदम अच्छा सवाल है, कितना करंट जाएगा? आओ निकालते हैं। सबसे पहले तो देखो ये अपना ईएमएफ इंड्यूस कराएगा, कितना ईएमएफ ये इंड्यूस कराएगा पहले इस पे बात करें। तो इसका ईएमएफ इंडक्शन मान लें E1, कितना होगा? वही फॉर्मूला यार पुराना, VVL। तो मैग्नेटिक इंडक्शन है 0.01, वेलोसिटी 8, लेंथ, तो इसका लेंथ गिवन है, देख बेटा इधर 10 सेंटीमीटर, ये यहां से लेके यहां तक रेल के बीच में 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 10 × 10⁻⁻²। सो E1 कितना हो गया? 8 × 10⁻³ वोल्ट। क्लियर हो गई बात ये? यस और नो? यस। फिर दूसरा देखो, इधर वाले रॉड का, सेकंड रॉड,
E2 वही तरीका होगा, BVL, नो टेंशन। इनफैक्ट इसको 1 बोल दो, इसको BV को 2 बोल दो यहाँ पे। सो ये हो जाता है 0.01 इंटू 4 इंटू इसका लेंथ भी वही लेना है अपने को, 10 इंटू 10 टू द पावर -2। सो E2 हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि आप इसकी सर्किट डिजाइन बना लें, एक सर्किट डिजाइन बना लें आप। कैसे बनाएंगे आप? तो ये साइड का फ्रेम तो जूं का तू कर लेते हैं, ये जैसा था वैसे, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। ये मिडिल रेजिस्टेंस का भी आप कोई टेंशन ना लें, ये जैसा था वैसे। ये हो गया 5 ओम। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे एक रेजिस्टेंस आपने इमेजिन करना है और उसके बाद एक बैटरी बनानी है आपने यहाँ। और ये रेजिस्टेंस जैसे कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है ये 15 ओम है। और यहाँ पे भी क्या करना है, आपने एक रेजिस्टेंस इमेजिन करना है और यहाँ पे एक बैटरी या सेल जो भी है आप जिस हिसाब से उसको बोले, ये बनाना है। अब आप बताओ कि यहाँ पे मैं कैसी सेल बनाऊं, करंट कहां जाएगा इसका? ऊपर। तो राइट हैंड रूल लगाना है, फ्लेमिंग वाला राइट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर जा रहा है प्लेन ऑफ द पेपर में। इस रॉड की जो वेलोसिटी है ना, ये वाली रॉड 8 मीटर वाली, इसकी लेफ्ट है। तो मोशन थंब से दिखाओ आप, तो इसका करंट नीचे जाएगा। मतलब बैटरी यूं बनानी है मुझे, और ये जो भी करंट होगा ये यूं जाएगा। क्या कहते हो? यस। तो ये जो बैटरी यहाँ पे लगी है ना, ये E1 है। अभी मैं करंट का डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि पूरे सर्किट में कुछ और ही करंट आने वाला है अभी। अच्छा, अब इस रॉड को आप वही काम करो मैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से। तो मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर गया, थंब से इसकी राइट साइड वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखाओ, तो इसका करंट ऊपर जाने वाला है। तो इसकी बैटरी तो यूं बनानी पड़ेगी, करंट ऊपर है ना इसका, देख लो। Yes. ये हो गया E2। तो अब ये सर्किट, ये मतलब ये पूरा अरेंजमेंट जो है ना, इस तरीके के सर्किट में रिड्यूस हो गया। अब हमको निकालना है इसमें करंट कितना है। तो एक तरीका तो ये है, किरचॉफ्स लॉ लगा लें आप। करंट इमेजिन करें कुछ तो भी और किरचॉफ्स लॉ लगा लें, एक तरीका ये। एक दूसरा तरीका भी है, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको इसका बताता हूं, देखो जरा। तो ये पहले रेजिस्टेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये बैटरी यूं बनाते हैं, फिर इसी के बाजू में ये दूसरा रेजिस्टेंस ले लेते हैं और बैटरी यूं बनाते हैं। फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ बीच वाला रेजिस्टेंस था 5 ओम का, वो बना देते हैं लाइक दिस। मतलब सर्किट रीअरेंजमेंट कर दिया मैंने। ये R, लेट से ये R1, लेट से ये R2, लेट से ये E1 एंड लेट से ये E2। कर सकते हैं ना, इस टर्मिनल को घुमा के इधर लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तीनों पैरेलल हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हें सर्किट का थोड़ा अंदाजा आ जाए। ठीक हो रही है बेटा बात? Yes. आप सिर्फ इन दोनों ब्रांचेस में देखो तो ये दोनों जो है ना पैरेलली कनेक्टेड है। ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों सेल पैरेलल में आ गए ना। Yes. अब पैरेलल में जब सेल कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट एक ईएमएफ लिखा जा सकता है, E1 R1 E2 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब बीच में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यहां पर दो ऑप्शंस हैं, तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। प्लस उस वक्त आता है जब दोनों का करंट डायरेक्शन सेम है, और माइनस उस वक्त आएगा जब इन दोनों का करंट डायरेक्शन अपोजिट है। तो फिलहाल इन दोनों का करंट डायरेक्शन कैसा है? ये करंट भेज रहा है नीचे और ये करंट भेज रहा है ऊपर, तो दोनों का करंट डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर मान लो इन दोनों का करंट डायरेक्शन सेम होता और ऐसा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ होता, तो फिर हम यहाँ पे बीच में क्या लिखते? प्लस लिखते। समझे बात को? तो पहले इसका एक इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं अब। तो इक्विवेलेंट देखो, E1 का वैल्यू कितना था? 8 इंटू E1 के लिए करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है 10 माइनस E2 का वैल्यू कितना है? 4
और उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है 15 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 10 प्लस 15, दोनों का इंटरनल। तो इक्विवेलेंट कितना आया 80 माइनस 20 है ना, सॉरी 80 माइनस 60, यानी कि टोटल मिला के 20 डिवाइड बाय 25। करेक्ट जा रहे हैं? अरे सही है गलत है कुछ तो रिस्पॉन्स करो यार आप लोग। 4/5 मिली वोल्ट, मिली 10 पावर माइनस 3 है ना यहाँ पे। Yes. Yes. 80 60 20 25 4/5 आ गया इतना। अब दूसरी चीज भी हमको निकालनी है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल जो है ना इसको छोड़ दो फिलहाल, ये सेल का ही अपना मामला निपटाओ पहले। तो ये एक्सटर्नल को हटा दो, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो ये दोनों तो पैरेलली कनेक्टेड है। Yes. पैरेलली अगर ये कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। याद है ना शॉर्टकट फॉर्मूला ये। Yes. R1 है अपना 10, R2 है 15 डिवाइड बाय ये हो गया 10 प्लस 15। तो इक्विवेलेंट वैल्यू हो गई 150 डिवाइडेड बाय 25 यानी कि 6 ओम। ठीक है, करेक्ट जा रही है बात। Yes. अब इस पूरे सर्किट को मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कैसे? तो मैं बस एक सिंगल रेजिस्टेंस इमेजिन करूंगा 6 ओम का, एक सिंगल बैटरी में इमेजिन करूंगा 4/5 मिली वोल्ट की, और फिर ये अपना बाहर का रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नली कनेक्टेड है ये यूं, और ये है R, जैसे क्वेश्चन में बताया है ये 5 ओम है। करेक्ट होगी बात। अब इसका करंट निकालना क्या मुश्किल है, ये तो बहुत आसान है। कैसे निकालें करंट अभी सोचें। तो करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना डेवलप हुआ वो लिखना है, और मुझे नीचे लगाना है टोटल रेजिस्टेंस, जितना भी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो। अब इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आया 4/5, टोटल रेजिस्टेंस आया 11 आएगा बेटा। ध्यान से देखा, अब ये सर्किट में जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, मतलब ये सीरीज में आ गया। Yes. सर्किट सिंप्लीफाई हुआ ना। Yes. फाइनल आंसर 4/5. 4/55 डिवाइड करो 0.0, बताओ जल्दी पूरा करो। 72. 0.072 मिली वोल्ट, सॉरी मिली एम्पियर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस मच। ओके, सो इसमें लॉट ऑफ थिंग्स हमको समझने थे, मतलब क्वेश्चन वैसे बड़ा था देखा जाए तो। पहले तो इंडक्शन वाला फिनोमेना ठीक से समझना था, डायरेक्शन ठीक से लगानी आनी चाहिए थी, बैटरीज कैसी बनती हैं, या सेल्स, एक्चुअली बैटरी से ज्यादा वर्ड प्रॉपर सेल है, सेल कैसे अरेंज होंगे वो। फिर यहाँ पे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये कैलकुलेशन के दो पैरेलल में आ गए तो कैसे कैलकुलेशन किया जाए, एंड फाइनली वी गेट द आंसर। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पर रुक जाते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए ये मिसलेनियस एग्जांपल्स थे, रैंडमली इधर उधर। अब अगली क्लास में हम थोड़ा बहुत देखेंगे इंडक्शन एनर्जी के बारे में, एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल हुआ तो एडी करंट्स वगैरह। तो ऐसा समझिए कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है फैराडेज लॉ से रिलेटेड सारा कैलकुलेशन, वो आज हमने एंड किया। अब बाद में आगे चल के जो है ना हम इसके एप्लीकेशंस पर बात करेंगे, खास करके इंडक्शन के टाइप्स पर, अलग अलग जो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन वाले टाइप्स होते हैं उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, फिर रुक जाए फिर।